कि वे आएं और अगले कार्यक्रम का संचालन करें। एक नए रंग में अब आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आपने देखा कि सुबह से लगातार कुछ नई नई गतिविधियों के साथ हम लोग वाबस्ता हैं। अब इस सत्र में हम मेरे प्रिय कवि पर विवेक श्रीवास्तव जी और अलंकृति को सुनेंगे। ये सत्र दरअसल इन दो कवियों की नज़र में उनके जो अपने प्रिय कवि हैं उनकी कविताओं का वाचन करेंगे। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत रोचक बात होगी, क्योंकि जब कवि सामने खड़ा होता है तो वो अपनी ही कविताएं पढ़ता है और हम सुनते हैं। पर एक नए अनुभव से हम लोग गुजरेंगे कि एक कवि की नज़र में उसके प्रिय कवि कौन हैं और उनकी प्रतिनिधि कविताओं के साथ वे यहाँ आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले मैं अलंकृति को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और अपने प्रिय कवि की कविताओं का पाठ करें। अलंकृति श्रीवास्तव। धन्यवाद सर। मेरे प्रिय कवि, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रिय कवि को अपना पिता भी कह सकती हूँ, और मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से जाना है, स्वाभाविक सी बात है। तो जब उन्होंने अभी जो कविताएं लिखी तो उसका तो मुझे पूरा अंदाज़ा है ही कि वो कैसे लिखी गई, और उनके स्वभाव को जानते हुए पिछली भी जितनी कविताएं हैं वो कैसे लिखी गई होंगी, किस भावना से लिखी गई होंगी, इसका भी अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ। उन्होंने कभी भी कविता लिखने को कविता नहीं लिखी, कुछ कहने को लिखी। किसी बात ने जब उन्हें बहुत आंदोलित किया या बहुत खुश किया तब उन्होंने कविता लिखी। जब उन्होंने भूख अभाव को देखा तब उन्होंने लिखा। माफ़ कीजिएगा, उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, मैं कोशिश करूंगी कि उसको वैसा ही बोल सकूं कि भूख भूख मेरे झूमर वाले शब्दों की हस्तरेखाएं मिटा चुकी है। भूख मेरे झूमर वाले शब्दों की हस्तरेखाएं मिटा चुकी है। काफ़ी देर से सूरज जो एक ही माथे पर टिका है, उससे मेरी कलम की धमनियों का खून तमतमा उठा है। अब तिलमिलाहट, सारा का सारा खोखलापन, एक प्रकाश द्वारहीन बंद दरवाज़ों वाला कमरा मेरी पोशाक हो गए हैं। ओ मेरे शब्द, चुप रहने का दुराग्रह मत कर, उबलने दे कलम का खून, अन्यथा ठंडे हो जाएंगे आंसू। अपने पिता से मनचाहे खिलौने प्राप्त करने की प्रथा अब नहीं रही। कल रात मोहल्ले में किसी ने खून ले अनाज के दाने बांटे। बच्चे रोटी के स्थान पर खाते हैं चाटे। दूसरी कविता कि अपने घर का द्वार बंद हो, अपने घर का द्वार बंद हो तो मैं शिशिर आंख में रख लूं। जहां पड़ोसी हो या यावर, कैसे स्वप्न सुला दूं हंसकर। अपने घर का द्वार बंद हो तो मैं शिशिर आंख में रख लूं। जहां पड़ोसी हो या यावर, कैसे स्वप्न सुला दूं हंसकर। सभी दरकती हुई दिशाएं सदा चांद पर ढके धुंधल के, पूरा गांव अश्रु का कैदी भूख ले रही कड़े मुचल के। मेरी किरण पिए अंधियारा मावस, सभी आंख में रख लूं। पूरा सूरज जहां रो रहा, कैसे सुबह सुला दूं हंसकर। साहूकार आचरण करते जैसे नंगा नीच भिखारी, बेच अर्चना पात्र धर्म से पेट पालता रोज पुजारी। मेरा ईश्वर मृत हो जाए मैं संसार आंख में रख लूं। सबके सब मंदिर पापी हों,
कैसे अर्घ्य ढाल दूं हंसकर। वातावरण सिर्फ जहरीला, सभी हवाएं जलन पालती, मुझको करुणा मिली सड़क पर, रक्त प्राणियों का उछालती। पापी एक पुत्र हो माँ का, सभी अधर्म आंख में रख लूं, जहां पाप त्योहार मनाए, कैसे गीत सुना दूं हंसकर। तीसरी कविता कि शब्द के जंजाल में मुझको भुलाओगे कहाँ तक, मैं अजाने अर्थ की भी बोलियां पहचानता हूँ। शब्द के जंजाल में मुझको भुलाओगे कहाँ तक, मैं अजाने अर्थ की भी बोलियां पहचानता हूँ। मैं समय की आग हस्तरेखाएं मिटाने सह रहा हूँ, व्यर्थ वातावरण की पोशाक मैली क्यों करूँगा। कालिखों से सबक ले उजाले के फूल ही तो बुन रहा हूँ, दिखावट परिवेश के अपनी रुपहली क्यों करूँगा। सर्वनामी पात्र से नाटक चलाओगे कहाँ तक, सर्वनामी पात्र से नाटक चलाओगे कहाँ तक, मैं तहों में दब गई हर जिंदगी पहचानता हूँ। सिर्फ मेरा प्यार ही हो, सिर्फ मेरा प्यार ही हो, या कि मेरी भूख की उबकाइयाँ हूँ, मैं उन्हें मांगे हुए अल्फाज पहनाता नहीं हूँ। भगवान से भी किए हैं प्रश्न मैंने, अंधश्रद्धा से कहीं भी फूल बरसाता नहीं हूँ। कटघरे में न्याय को दोषी बताओगे कहाँ तक, कटघरे में न्याय को दोषी बताओगे कहाँ तक, मैं वकीलों के हृदय की भंगिमा पहचानता हूँ। अगली कविता रंगों का सच। ये जो सफेद हुआ है सच है, ये जो सफेद हुआ है सच है, जो पीला है वो वकील है। ये जो सफेद हुआ है सच है, जो पीला है वो वकील है, और नीला पड़ गया वो न्याय है, और जो नीला पड़ गया वो न्याय है। जो लाल पीली हो रही है ना वो राजनीति है, जो लाल पीली हो रही है वो राजनीति है। जो धूमिल है, धूल धूसरित सा है, वो विचार है। जो केसरिया है वो आक्रोश है, जो काला है चमकीला है वो भ्रष्टाचार है, प्रशासन है। जो हरा भरा है वो दलाल है, और जो मटमैला है वो किसान है। अब अगर वो यहाँ होते तो उन्हें कुछ कहना होता तो वो क्या कहते। वो कहते, वैसे वो ये कह रहे हैं हमेशा से ही, माफ़ करिएगा गला थोड़ा ख़राब है, उनकी लय में कहने की कोशिश करूँगी कि ये सुने सुने दरवाजे, कुम्हलाई कुम्हलाई आँखें, कुछ पर वंदनवार बांध दो, कुछ पर मेरा प्यार बांध दो। ये सुने सुने दरवाजे, कुम्हलाई कुम्हलाई आँखें, कुछ पर वंदनवार बांध दो, कुछ पर मेरा प्यार बांध दो। जिन चरणों पर घुटने तक हो धूल उन्हें अर्पित गंगा जल, जिन नयनों पर झुकते नग्न बबूल मैं बनूं उनका काजल, जिन मुखड़ों पर धूप पकड़ती तूल मैं बनूं उनका बादल, जिन नावों के उखड़ गए मस्तूल मैं बनूं उनका संबल। घबराए घबराए माझी डगमग डगमग होती नावें, ढहते कूल कगार बांध दो, लहरों पर पतवार बांध दो। अब कभी कभी जब वो परेशान हो जाते थे तो बतियाते थे। किससे बतियाते थे? जी उससे जिससे हम सभी परेशानी में बतियाते हैं।
बतियाते भी कुछ इस तरह से, ये गाना हम लोगों के जहन में इस तरह बैठा है जैसे हम लोग समझते थे कि कोई फिल्म वगैरह का गाना है, क्योंकि हमने इसे इतना सुना था कि तेरी इच्छा पर निर्भर हूँ, तू धरती है मैं निर्झर हूँ, तू धरती है मैं निर्झर हूँ, तेरी इच्छा पर निर्भर हूँ, तेरा खोना तेरा पाना। आप समझ तो रहे ना ये किसके लिए है? जी हाँ, ये ईश्वर के लिए है कि तेरा खोना तेरा पाना, तेरा ही कर्तव्य निभाना, तू स्वामी है मैं अनुचर हूँ, तेरी इच्छा पर निर्भर हूँ, तेरी लिपि है मेरा बचना, तेरी लिपि है मेरा बचना, तू है शब्द और मैं रचना, तेरी लिपि है मेरा बचना, तू है शब्द और मैं रचना, तेरी भाषा का अक्षर हूँ, तेरी भाषा का अक्षर हूँ, तेरी इच्छा पर निर्भर हूँ, तेरी लय है तेरी धुन है, तेरी लय है तेरी धुन है, तेरे गीतों की रुंझुन है, तेरे तारों का मैं स्वर हूँ, तेरे तारों का मैं स्वर हूँ, तेरी इच्छा पर निर्भर हूँ, तेरी इच्छा पर निर्भर हूँ। थैंक यू। अलंकृति को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सारगर्भित कविताओं का उन्होंने यहाँ से पाठ किया है। चयन और प्रस्तुति दोनों ही अद्भुत थी। ठीक ही कहा उन्होंने, शब्द के जंजाल में मुझको भुलाओगे कहाँ तक, भुला नहीं पाओगे। और जिसकी अलंकृति, आकृति और अनुकृति जैसी बेटियां हो, उसको कोई भुला भी नहीं सकता। तो उनको बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय और हम सब के प्रिय कवि विवेक चतुर्वेदी जी को। विवेक चतुर्वेदी जी आप सबके लाडले कवि हैं, उनको आप सब जानते हैं, इसलिए उनका विस्तार में परिचय नहीं कराऊंगा, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि उनका जो अभी संग्रह आया स्त्रियां घर लौटती हैं, उसने समकालीन कविता में खूब हलचल मचाई और उसकी खूब चर्चा हुई। तो मैं अभी उनको आमंत्रित कर रहा हूँ अपने प्रिय कवियों की कविताओं के लिए। आदरणीय विवेक चतुर्वेदी जी। आलोक धनवा मेरे महबूब कवि हैं। प्रिय कवि कहने से भी ऐसा लगता है कि मन की बात पूरी नहीं होती है, तो जो मुशायरों की रवायत है, कहते हैं कि हमारे महबूब शायर हैं, तो लगता है कि कुछ बातें कहने के लिए उर्दू की ज़रूरत पड़ ही जाती। तो आलोक धनवा मेरे महबूब कवि हैं, उनकी कविता इस सत्र में रखता हूँ। पतंग, ये 3 भागों में है। मैं संभवतः समय के हिसाब से 2 भाग आपके सामने पढ़ूंगा। और ये चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि आलोक धनवा खुद बहुत अच्छा पाठ करते थे और वो कहते थे कि पाठ दरअसल कविता का पाठ भी एक अभिनय की तरह है। देखिए किसी तरह निभाते हैं इसको। पतंग, उनके रक्त से ही फूटते हैं पतंग के धागे और हवा की विशाल धाराओं तक उठते चले जाते हैं। जन्म से ही कपास वे अपने साथ लाते हैं। धूप गरुड़ की तरह बहुत ऊपर उड़ रही हो या फल की तरह बहुत पास लटक रही हो, हलचल से भरे नींबू की तरह समय हरदम उनकी जीभ पर रस छोड़ता रहता है।
तेज आंधी आती है और चली जाती है, तेज बारिश आती है और खो जाती है, तेज लू आती है और मिट जाती है, लेकिन वे लगातार इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सूरज कोमल हो, कि कब सूरज कोमल हो, कि कब सूरज कोमल हो और खुले, कि कब दिन सरल हों, कि कब दिन इतने सरल हों कि शुरू हो सके पतंग और धागों की इतनी नाजुक दुनिया, बच्चों और चिड़ियों की आंखों की इतनी नाजुक दुनिया। दूसरा भाग है इसका, सबसे काली रातें भादों की गईं, सबसे काले मेघ भादों के गए। सबसे काली रातें भादों की गईं, सबसे काले मेघ भादों के गए, सबसे तेज बौछारें भादों की, मस्तूलों को झुकाती, नगाड़ों को गुंजाती, डंका पीटती तेज बौछारें, कुओं और तालाबों को झुलाती, लालटेनों और मोमबत्तियों को बुझाती। ऐसे अंधेरे समय में सिर्फ दादी ही सुनाती हैं तब अपनी सबसे लंबी कहानियाँ। कड़कती हुई बिजली से तुरंत तुरंत जगे हुए उन बच्चों को, उन डरी हुई चिड़ियों को जो बह रही झाड़ियों से उड़कर अभी अभी आई हैं, भीगे हुए परों और भीगी हुई चोंचों से टटोलते टटोलते उन्होंने किस तरह ढूंढ लिया है एक बड़ा सा सूखा छेद। चिड़ियाँ बहुत दिनों तक जीवित रह सकती हैं। चिड़ियाँ बहुत दिनों तक जीवित रह सकती हैं अगर आप उन्हें मारना बंद कर दें। चिड़ियाँ बहुत दिनों तक जीवित रह सकती हैं अगर आप उन्हें मारना बंद कर दें। बच्चे बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं अगर आप उन्हें मारना बंद कर दें। भूख से, महामारी से, बाढ़ और गोलियों से मारते हैं आप उन्हें। बच्चों को मारने वाले आप लोग एक दिन पूरे संसार से बाहर निकाल दिए जाएंगे। बच्चों को मारने वाले शासकों, सावधान, एक दिन आपको बर्फ़ में फेंक दिया जाएगा, जहां आप लोग गलते हुए मरेंगे और आपकी बंदूकें भी बर्फ़ में गल जाएंगी। एक और बड़ी मकबूल कविता है ये, सभी कविताएं उनके दुनिया रोज़ बनती है, जो उनका कहना चाहिए अविस्मरणीय हिंदी कविता में जो संग्रह है उससे हैं। एक कविता और है, गोली दागो पोस्टर। ये 1972 की 20 अप्रैल है, या किसी पेशेवर हत्यारे का दाया हाथ, या किसी जासूस का चमड़े का दस्ताना, या किसी हमलावर की दूरबीन पर टिका हुआ धब्बा है। जो भी हो, इसे मैं केवल एक दिन नहीं कह सकता। जहाँ मैं लिख रहा हूँ ये बहुत पुरानी जगह है। जहाँ मैं लिख रहा हूँ ये बहुत पुरानी जगह है, जहाँ आज भी शब्दों से अधिक तम्बाकू का इस्तेमाल होता है। आकाश यहाँ एक सूअर की ऊंचाई भर है। यहाँ जीभ का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ आँख का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ कान का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ नाक का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ सिर्फ दांत और पेट हैं, मिट्टी में धसे हुए हाथ हैं, आदमी कहीं नहीं हैं। केवल एक नीला खोखल है जो केवल अनाज मांगता रहता है, एक मूसलाधार बारिश से दूसरी मूसलाधार बारिश तक। ये औरत मेरी माँ है, या 5 फीट लोहे की एक छड़ जिस पर 2 सूखी रोटियां लटक रही हैं। ये औरत मेरी माँ है, या 5 फीट लोहे की एक छड़ जिस पर 2 सूखी रोटियां लटक रही हैं, मरी हुई चिड़ियों की तरह। अब मेरी बेटी और मेरी हड़ताल में बाल भर भी फर्क नहीं रह गया है, जबकि संविधान अपनी शर्तों पर मेरी हड़ताल और मेरी बेटी को तोड़ता जा रहा है। क्या इस आकस्मिक चुनाव के बाद मुझे बारूद के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? क्या इस आकस्मिक चुनाव के बाद मुझे बारूद के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? क्या 1972 की इस 20 अप्रैल को मैं अपने बच्चे के साथ एक पिता की तरह रह सकता हूं? स्याही से भरी दवात की तरह, एक गेंद की तरह क्या मैं अपने बच्चों के साथ एक घास भरे मैदान की तरह रह सकता हूं? वे लोग अगर मेरी कविता में मुझे कभी ले भी जाते हैं तो मेरी आंखों पर पट्टियां बांधकर। वे लोग अगर मेरी कविता में मुझे कभी ले भी जाते हैं तो मेरी आंखों पर पट्टियां बांधकर मेरा इस्तेमाल करते हैं और फिर मुझे सीमा से बाहर लाकर छोड़ देते हैं। वे मुझे राजधानी तक कभी नहीं पहुंचने देते। मैं तो जिला शहर तक आते आते जकड़ लिया जाता हूं। सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया। बहन के पैरों के आसपास पीले रेड़ के पौधों की तरह उगा था जो मेरा बचपन, उसे दरोगा का भैंसा चर गया। आदमियत को जीवित रखने के लिए अगर एक दरोगा को गोली दागने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं? जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ, जिस जमीन पर मैं चलता हूँ, जिस जमीन को मैं जोतता हूँ, जिस जमीन में मैं बीज बोता हूँ और जिस जमीन से अन्न निकाल कर मैं गोदामों तक ढोता हूँ, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दोगले जमींदारों को जो पूरे देश को सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं? ये कविता नहीं है, ये कविता नहीं है, गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को
तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। धन्यवाद। एक कविता और, इधर मेरे एक और महबूब कवि हैं विनोद पदरज, और संयोग की बात है कि शब्द में वे आमंत्रित हैं। कल वे अपनी कविताओं के साथ खुद रूबरू होंगे, लेकिन मैं एक कविता उनकी यहाँ पर पढ़ता हूँ। उसके बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण सत्र है वो शुरू होगा आज की शाम का, और उसमें देश भर से पधारे वरिष्ठ कवि हमारे साथ अपनी कविताओं को साझा करेंगे। मैं भी उसकी प्रतीक्षा में हूँ। विनोद पदरज जी की एक छोटी कविता है, बहुत मासूम संवेदना की कविताएं विनोद जी कहते हैं, जो भीतर तक भिगो जाती हैं। तीसरा पहर बीत गया, तीसरा पहर बीत गया, धूप कम हो गई, चौतरे पर छाया आ गई होगी। तीसरा पहर बीत गया, धूप कम हो गई, चौतरे पर छाया आ गई होगी। यही सोचकर वह बूढ़ा बाड़े से निकलकर धीरे धीरे लाठी टेकता आ बैठता है नंगे बदन। उसे देखकर कुछ और बूढ़े आसपास की गुवाड़ियों से निकलकर आ बैठते हैं वहाँ। उनके बीच न्यूनतम संवाद है। वे आते जातों को अपनी धुंधली निगाह से देखते हैं। वे आते जातों को अपनी धुंधली निगाहों से देखते हैं। कभी कभी कोई कुछ कहता है क्षीण अस्फुट स्वर में, तो सब उसकी ओर मुंह उठाकर देखते हैं चुपचाप। कभी कभी कोई कुछ कहता है क्षीण अस्फुट स्वर में, तो सब उसकी ओर मुंह उठाकर देखते हैं चुपचाप। उनकी भाषा के पंख झड़ गए हैं, उनकी भाषा के पंख झड़ गए हैं। वे यहाँ बैठेंगे अंधेरा गिरने तक, वे यहाँ बैठेंगे अंधेरा गिरने तक। फिर धीरे धीरे लाठी टेकते अपने अपने घरों के उपेक्षित कोनों में चले जाएंगे, जहाँ किसी को मान से, किसी को अपमान से मिलेगी रोटी। कोई कोई भूखा भी रह जाएगा, सोचता हुआ कि इस घर का मालिक कभी हुआ करता था वह। धन्यवाद। को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर काव्य पाठ के लिए। उन्होंने इस मंच से हमको दो महत्वपूर्ण कवियों से जोड़ा। अब हम आगे चलते हैं आज के काव्य पाठ सत्र की ओर। शब्द को जीवंत करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ कवि, वरिष्ठतम कवि अष्टभुजा शुक्ल जी, आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी, अविनाश मिश्र जी, बाबूशाह कोहली जी। मैं आप सबको बहुत आदर और स्नेह से यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बहुत आदर आज के इस काव्य पाठ सत्र के लिए मैं बहुत आदर सहित आमंत्रित करता हूँ हमारे समय के वरिष्ठ कवि परम आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी। मैं आमंत्रित करता हूँ कानपुर से यहाँ हमारे बीच में आए वरिष्ठ कवि आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी, जबलपुर की ही बाबूशाह कोहली जी और अविनाश मिश्र जी। कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन द्वारा ये जो आयोजन शुरू किया गया है शब्द साहित्य महोत्सव, उसका ये दूसरा सोपान है और इसको एक परंपरा बनाने की एक शुरुआत यहाँ से हुई है। और हम देख पा रहे हैं कि ये ऐसा एक समग्र आयोजन है जिसमें साहित्य की लगभग सभी विधाओं को समेटने की कोशिश की गई है। और अच्छी बात यह है कि साहित्य के साथ साथ इसमें लोक कला को भी स्थान दिया गया है। तो इस समग्र आयोजन के पीछे जो एक शक्ति है जिसको यहाँ से त्रिवेणी कहा गया, आकृति,
अनुकृति और अलंकृति, और जब हम आकृति तो आकृति और आदित्य एक साथ समझना चाहिए। माफ़ करेंगे, अनुकृति और आदित्य एक साथ समझना चाहिए, क्योंकि इनकी सम्मिलित शक्ति इसके पीछे है। तो इन तीनों बहनों का बहुत अभिनंदन, और उन्होंने जो ये जिस सोच के साथ ये जो आयोजन प्रारंभ किया है वह यशस्वी हो। इस शुभाशंसा के साथ हम इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले अनुकृति जी को ही आमंत्रित करता हूँ, हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी के स्वागत के लिए। आदित्य जी को भी आमंत्रित करता हूँ। आदित्य जी प्लीज़ करें, दोनों तरफ आप उधर चले जाइए, ऐसे पकड़िए, यस। अब मैं आकृति को आमंत्रित करता हूँ। आकृति मनोवैज्ञानिक हैं और खुद भी कवि हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करता हूँ अलंकृति को कि वे आएं और अविनाश मिश्र जी जो दिल्ली से हमारे बीच में यहाँ पर हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मेहुल यादव जी को कि वे आएं और बाबूशाह कोहली जी का सम्मान करें, उन्हें पुष्प भेंट कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में अनुराधा सिंह जी को भी होना था, पर वे हमारे बीच में आ नहीं सकी हैं, पर उन्होंने अपनी कुछ कविताएं यहाँ भेजी हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों उनकी माता जी नहीं रहीं, तो ये कविताएं एक प्रकार से उनके प्रति श्रद्धांजलि हैं, और मैं उन कविताओं के वाचन के लिए रंगकर्मी पूजा केवट को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और अनुराधा जी की कविताओं से इस कविता सत्र का शुभारंभ करें। सभी को सादर नमस्कार। तो अब हमारा अगला रुख है अनुराधा जी की रचनाओं की ओर। उन्होंने 3 कविताएं भेजी है, उसमें से पहली आपके सामने पेश है। कविता के अमूर्तन में अभी सांत्वना नहीं, अभी कुछ दिन रहना है मुझे माँ की देह गंध में। किसी ने आलता लगा दिया है गुड़िया जैसे नाजुक पाँवों में, किसी ने शल्य चिकित्सा से केशहीन हुए शीश पर लपेट दिया है मेरा लाया निकोर गुलेनारी दुपट्टा। भर दिया है ललाट को सेंदूर और टीके से, 16 सिंगार कर रहे हैं वे उस स्त्री का जो कई दिनों से टंगी थी वेंटिलेटर के सलीब पर। अचानक ही सब सुहागिन बना रही हैं इसे। कौन लौटाएगा एक अनाथ को उसकी माँ, आईसीयू के कांच दरवाजे के आगे खड़ी जो पुकारती रही है उसे 9 रोज़ अहरनिश। औरतें धकिया रही हैं, ले लो अपनी माँ से चिर सुहाग का आशीष, ले लो उसकी मांग से तनिक सा सिंदूर। मैं हक्की बक्की खड़ी हूँ। क्या वे नहीं जानती 5.5 साल जिसका अवश हाथ थामे बैठी रही, ना सोई ना जी सकी, जो प्रेम बोलना भूल गया वो सुनना नहीं भूली,
उस सुहाग को समूचा सौंपे जा रही है हमें। क्या ये नहीं जानती अपना सब लाल रंग पहले हमारी रगों में दौड़ते लहू को दे चुकी है। ये लाल रंग में नहाई दुल्हन सी सजी स्त्री। कितनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ। माँ ने एक दिन सांझ कहा, संभव हुआ तो अगले जन्म मैं भी इंसान बनूंगी। माँ ने एक दिन सांझ कहा, संभव हुआ तो अगले जन्म मैं भी इंसान बनूंगी। इस पूरे वाक्य में मेरे लिए बस एक राहत थी कि माँ इंसान होने का कोई बेहतर अर्थ भी जानती थी। उसने एक के बाद एक 4 लड़कियां पैदा की। ये उस बुनियादी इच्छा के खारिज होने की शुरुआत थी। फिर भी औरतें पूछती ही रही, हाय राम, बच्चा एक भी नहीं। और वो अविनय और अविश्वास से शिशुओं का लार और काजल पोंछ लेती रही अपने गाल से। माँ की स्त्री में कई परतें हो गई थी। सबसे ऊपर वाली क्लांत और उदास, इच्छाओं की जमीन पर खोदती रही जुगाड़ के कुएं, चिंता से चूम भी लेती रही बेटियों को यदा कदा, जबकि बीच में दबी स्त्री मान चुकी थी कि कोई बच्चा नहीं जना उसने अब तक। हर बार अपनी प्रसव पीड़ा को बंध्या मान चाहती रही वंश कीर्ति। सबसे भीतर वाली स्त्री को फूल पसंद थे, तांत, पान और किताबें भी। ये उसके मनुष्य होने की कामना का विस्तार था और इतने गहरे दबा था कि बंजर हो चला था आजन्म माँ की दाईं आँख से एक निपुती औरत और बाईं आँख से एक इंसान झांकते रहे। तो सुनो दुनिया, बस इतनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ कि तुम्हारे हलक में उंगलियां डालकर अपनी माँ के इंसान बनने की अधूरी लालसा खींच निकालूं। उसके बिना अब और लड़ा नहीं जाता मुझसे, तुमसे। अब और गुरेज नहीं मुझे तुम्हारी बेसिर पैर की बातों से। मैंने कल ही जाना कि हमेशा नहीं रहोगी मेरे साथ। सबकी माएँ मर जाती हैं एक दिन। बेतरतीब हो गई है तुम्हारी मांसपेशियां और याददाश्त, शायद हड्डियां घिसने से कुछ और छोटी हो गई हैं। बाल भी कहीं हल्के तो कहीं थोड़े कम हल्के हैं। सांस लेती हो तो दूर बैठी भी सुन लेती हूँ घरघराहट। फिर भी जब जाओगी तब मैं रेशा रेशा बिखर जाऊंगी तुम्हारे भीतर। रात भर मैं तुम्हारे छोटे छोटे भरे होठों के गीले चुंबन चिपकाती रही अपनी हथेली से माथे और गालों पर, जो पोंछ कर रख दिए थे मैंने झुंझलाकर एक दिन हड़बड़ी में। मुझे हमेशा खला कि तुम और माँ जैसी नहीं थी, साधारण और शांत। तो क्यों तुम माँ ही निकली सब माँओं सी? जानती थी कि माँ का मरना बहुत बुरा होता है, शायद दुनिया में सबसे बुरा। नहीं जानती थी कि यह अपनी देह से बिछड़ना था। मैं कितना अधिक जानती हूँ इस दुनिया को तुम्हारे बनिस्बत। तुम कितना कम जानती हो इन दिनों रास्ते नहीं मालूम ज़्यादा कहीं के। कितना डरती हो हर बात से, आजकल मरने से भी। फिर भी दूसरी दुनिया की दहरी पर तुम्हें अकेला भेज दूंगी मैं, बिल्कुल अकेला, रुग्ण, दुर्बल और भ्रांत। धन्यवाद। पूजा को बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत मनपूर्वक अनुराधा जी की कविताएं यहाँ से प्रस्तुत की। अब हम लोग चलेंगे एक युवा कवि की तरफ। मैं आवाज़ दे रहा हूँ
अविनाश मिश्र जी को। अविनाश जी बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनकी दखल है। कविता, कथा, आलोचना, संपादन और पत्रकारिता के क्षेत्र में वे लगातार सक्रिय हैं और अपनी प्रतिभा से और अपने रचनात्मक लेखन से साहित्य जगत का, लिखने पढ़ने वालों का ध्यान भी उन्होंने खींचा है। उनकी पिछले दिनों जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसमें साहित्य अकादमी से उनका पहला कविता संग्रह अज्ञातवास की कविताएं 2017 में आया। वाणी प्रकाशन से उनका एक उपन्यास नए शेखर की जीवनी 2018 में आया। फिर राजकमल प्रकाशन से उनका दूसरा कविता संग्रह 64 सूत्र 16 अभिमान, यह कामसूत्र से प्रेरित 2019 में आया। हिंदी युग्म से उनका एक दूसरा उपन्यास वर्षावास 2022 में आया है। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं और उन्हें बहुत आदर सहित रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। कालजयी अनिल कुमार की कुछ पंक्तियों के साथ। ऐ किनारे बांध न तू पाँव मेरे, ऐ किनारे बांध न तू पाँव मेरे, मैं विश्व का संताप लेकर लहर के वक्ष में ही जा बंधूंगा, लहर के वक्ष में ही जा बंधूंगा। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अविनाशी को। शुक्रिया अष्टभुजा जी, पंकज जी, बाबूसा जी और सभा में उपस्थित महानुभावों। पहली कविता है बहुत कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे नारे उनमें से एक हैं, कह लीजिए आवाज़ नहीं आ रही है। जिन्होंने ज़्यादा सुनी हैं आवाज़ें, वे भी अब कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। किसी भी भाषा या जगह में घुसो, यही सच है, आवाज़ नहीं आ रही है। तुम पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है। अगली कविता है, इसका शीर्षक है सरलतम। शामें जटिल हैं, रातें जटिल हैं, नींद सरल है अगर वह आ जाए। परिचित जटिल हैं, अपरिचित जटिल हैं, मैं भी जटिल हूँ, कोई कहाँ तक समझाए। इधर भी जटिल है, उधर भी जटिल है, सरल भी जटिल है अगर समझा न जाए। अगली कविता है, इसका शीर्षक है उनके खिलाफ। मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा तो उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगाई। मैंने इस पाबंदी के खिलाफ कुछ कहा तो उन्होंने फिर मुझ पर पाबंदी लगाई। इस सिलसिले में इस कदर दोहराव रहा कि अब मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, या छोड़कर कि उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगाई। एक कविता है छोटी सी, इसका जो प्यार में है प्यार और बरसता है उन पर, जो प्यार में है प्यार और बरसता है उन पर, जो नहीं है प्यार में वे तरसते हैं प्यार की एक बूंद को भी। मैं बहुत वक्त से प्यार में हूँ, बहुत वक्त से नहीं था प्यार में। एक और छोटी सी कविता है ये, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, वो कामसूत्र से प्रेरित कविताओं में है। इसका शीर्षक बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब संग्रह आप पढ़ेंगे तो उससे शीर्षक डिकोड होता है। तो कविता ही सुना रहा हूँ। जब मैं परीक्षा पूरी दे लूँ, प्रीति मुझे लेने आए, मैं थक जाऊँ इतना पड़े युद्ध में,
कि सूर्यास्त मेरी प्रशंसा करे, रात्रि मुझे और उत्तेजना दे, सूर्योदय मुझे और बल। अब एक कविता है, इसका शीर्षक है समोसा। गद्य कविता नुमा है ये कोविड के दरमियान लिखी गई थी, जब आप लोगों को पता है कि सब लोग अपने घरों में खाने पीने की चीज़ों के साथ बहुत प्रयोग कर रहे थे, समोसे वगैरह बाहर नहीं मिल पा रहे थे। समोसा न खा सकने के प्रसंग भी संकट के अंग हैं। ये प्रसंग मुझे मेरे पहले समोसे में ले जाते हैं। पहला समोसा जो मैंने खाया वह 50 पैसे का था। जहाँ मैंने उसे खाया वहाँ आज भी उसकी कीमत 5-7 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। उसका स्वाद सारी इंद्रियों को सजग और संवेदनशील कर देने वाला था। समोसों की उत्पत्ति, उनका इतिहास और वैविध्य यहाँ मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय केवल वही समोसे हैं जिन्हें मैंने खाया है। बहुत बहुत भूखी दोपहरों में उनके आकर्षण ने मुझे कांटों सा जकड़ा है और स्वाद ने सहज सा। मेरी उम्र के न जाने कितने ही दिनों का आहार सिर्फ समोसे रहे हैं। वे तत्काल भूख को मार देने के मामले में सबसे सस्ते, प्रभावी और कम हानिकारक हथियार हैं। भूख कभी भी लग सकती है, अभाव में वह सदा लगी ही रहती है, लेकिन समोसों का एक समय है और उनके लिए अक्सर दोपहर तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि निर्माता उनकी तैयारी में सुबह से लगते हैं। उन्हें शाम में खाओ तो रात में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। वे देर तक भूख को दूर रखते हैं। एक दिन में 10-10 समोसे खाने की यादें हैं मेरे पास। मुझे बचपन में मौसेरे और ममेरे बड़े भाइयों का बड़ा प्यार मिला। वे जो आपको प्यार करते हैं, आपकी इच्छाएं जानते हैं। बचपन की इच्छाएं समोसों सी गर्म और सरल थीं। भाई जब आते उन्हें साथ लिए आते। समोसों की प्रारंभिक स्मृति कभी जीवन से गई नहीं, वह सदा तुलनात्मक बनी रही। कुछ चीज़ें स्वयं बनाना अन्याय है, इसलिए समोसे घर में बनाने की चीज़ नहीं है। वे हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी सामूहिकता और हिस्सेदारी पसंद है। बहुत सारा जनजीवन यानी सामाजिक संसर्ग, मानव गंध और निकटता। चटनियों के बगैर उनका जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। वे दो हैं और लाल और हरी चटनी के साथ एक ही दोने में पड़े हुए हैं। उन्हें 2 जन खा रहे हैं एक ही दोने में। यह दृश्य देखकर मुझे नहीं लगता कि मानव सभ्यता पर कोई संकट है। जीवन जब जब भार हुआ, समोसों ने यकीन दिलाया कि इतनी जल्दी मत करो वहाँ जाने की जहाँ से लौटना असंभव है। गोबर, गौमूत्र और दूध के शौकीन समोसों की महिमा से वाकिफ़ नहीं हैं। वे अपने पूरे त्रिभुजाकार अस्तित्व से भेदते हैं भक्ति, परंपरा और संस्कार को। मेरे कई व्रत टूट गए उनकी वजह से। अत्यंत तृप्ति में भी उन्हें घान से उतरते देखकर स्तब्ध हुआ हूँ बार बार। उनकी निंदा संभव ही नहीं है, उनके विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है। वे गंदी से गंदी जगह पर भी जन के काम आए हैं, जन्म से ही प्रतिबद्ध और जनवादी, जिन्हें पढ़ने की उम्र में किताबें नहीं मिलीं, जिन्हें जवान होने पर संभोग नहीं मिला, जिन्हें सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं मिले, जिन्हें बीमार पड़ने पर दवाइयाँ नहीं मिलीं, जिन्हें मर जाने पर मुखाग्नि नहीं मिली, उन्हें भी मिलते रहे हैं समोसे। धन्यवाद। अविनाश जी ने बहुत सुंदर कविताएं प्रस्तुत की हैं। बहुत ही अलग अलग सेट की मार्मिक कविताएं, उनके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कविताओं से जुड़ें और रिएक्ट करें, नहीं तो पढ़ने वाले को वो समझ ही नहीं आता है। तो जब कविता शुरू होती है, ख़त्म होती है, वहाँ कुछ आपकी भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। तो उसका संकोच नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपको असुविधा ना हो तो मुझे लगता है कि हाल में बहुत कम लोग हैं, अगर थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे तो जो कविता पढ़ता है वो आपसे आँखों में आँखें डाल के पढ़ सकेगा, तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर असुविधा ना महसूस करें तो कुछ लोग आगे आ सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बाबूशाह कोहली जी को।
बाबूशाह कोहली का जन्म पड़ोस के कटनी शहर में हुआ और उनका दूसरा घर जबलपुर है। उनका पहला कविता संग्रह प्रेम गिलहरी दिल अखरोट 2014 में भारतीय ज्ञानपीठ से आया और पुरस्कृत हुआ। गद्य कविता संग्रह 52 चिट्ठियाँ 2018 में रजा पुस्तक माला के अंतर्गत राजकमल से प्रकाशित हुआ और वागीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित हुआ। कथेतर गद्य की पुस्तक भाप के घर में शीशे की लड़की रुख पब्लिकेशंस से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है। वे लेखन के अलावा फिल्म निर्देशन में भी सक्रिय हैं। उन्होंने 2 शार्ट फिल्मों जंतर तथा उसकी चिट्ठियाँ का निर्माण और निर्देशन किया है। समकालीन कविता में जो भी प्रेमल है, संवेदन है, अकथ को कहने की कोशिश है, बेहद अनसुनी आवाज़ों को सुनने की जो कोशिश है, उसका नाम बाबूशाह कोहली है। वे इस शहर के लाडली कवयित्री हैं। मैं बहुत आदर सहित उन्हें आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। वे आएँ और अपनी कविताओं से हमें रूबरू कराएं। बाबूशाह कोहली जी, मैं उनकी 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जो पोस्टर में लगी। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं सुनाता हूँ। दुनिया के बचे रहने के लिए ज़रूरी है, दुनिया के बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि बारिश जैसी लड़कियों को प्रेम हो जाए रेगिस्तान सरीखे लड़कों से, रेगिस्तान सरीखे लड़कों से। जिन पंक्ति अच्छी खासी क्रिटिसाइज की जाती है। आनिए, आप कहिए, आपका स्वागत है, आप कुछ कहना चाहें तो। साथियों नमस्कार। पिछली बार जब मैं इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी तो मेरा गला बहुत ख़राब था, फिर भी मेरे जो शब्द थे वो कुछ अपेक्षाकृत सधे हुए थे। इस बार थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, एक तो वो अनुराधा जी की कविता, बार मेरी आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा दे रही है। पिछली बार मैं कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव की तस्वीरों को बहुत गौर से देख पा रही थी, इस बार नहीं देख पा रही हूँ। इस बार मैंने भी अपने पिता को खो दिया है, तो कोशिश करती हूँ। इस बार बहुत दिक्कत है, पर अब कोशिश तो करनी पड़ेगी। पहली कविता का शीर्षक है तुम सोचते हो मैं शौकिया कविता लिखती हूँ। दुनिया को तहस नहस कर डालने के लिए जितना बारूद ज़रूरी है, उससे रत्ती भर ज़्यादा ही था मेरी छाती के अंदर। मेरे सिर पर लगा होता कम से कम 7 हत्याओं का पाप। मेरे सिर पर लगा होता कम से कम 7 हत्याओं का पाप। एक लीचड़ अफसर, एक लुच्चा टीचर, एक लंपट लीडर, एक लबार आशिक, एक लिज्जड़ दोस्त और गुलाब के 2 मासूम फूल। सब बच गए, सब बच गए। जो 7 को मार सकता है, मौका मिल जाए तो 700 को भी मार गिराएगा, 7,000 को भी, 7 लाख को भी। सोचो कि इस दुनिया में कानून नाम की चीज़ ना होती तो क्या होता। सोचो कि इस दुनिया में कानून नाम की चीज़ ना होती तो क्या होता। और फिर यह भी सोचो कि कानून होने के बाद भी भला क्या होता है। कभी कभी आंख मूंद कर बुदबुदाने लगती हूँ 1 से 10 तक आड़ी तिरछी गिनती। तुम सोचते हो भूला हुआ कोई फ़ोन नंबर याद करने की कोशिश कर रही हूँ।
आग के नाम लिखती हूँ चिट्ठी, नदी में बहा देती हूँ। तुम्हें पता नहीं चलने पाता अपने बारूद को कैसी कैसी जुगत लगाकर निष्क्रिय करती हूँ। तुम्हें पता नहीं चलने पाता अपने बारूद को कैसी कैसी जुगत लगाकर निष्क्रिय करती हूँ। तुम सोचते हो मैं शौकिया कविता लिखती हूँ। न जाने उस देश की चिड़ियाँ इंसानों के बारे में क्या सोचती होंगी जिस देश की हवा में बारूद की गंध शामिल है। न जाने उस देश की चिड़ियाँ इंसानों के बारे में क्या सोचती होंगी जिस देश की हवा में बारूद की गंध शामिल है। मेरी दूरबीन में चिपके हुए आसमान के धवल फाहे आँखों का लाल सोख लेते हैं। रुमान से लबरेज वसंत के पीले गुलाबी दिनों में मुझे तिब्बत के तीखे स्वप्न आते हैं। अगली कविता है, इसका शीर्षक है हालांकि इसे मैं समझा नहीं सकती कैसे। कविता का शीर्षक है ये, हालांकि मैं इसे समझा नहीं सकती कैसे। एक पत्थरबाज भीड़ के बीच अपनी मर्जी से रोने के लिए थोड़ा साहस चाहिए, हंसने के लिए बहुत साहस। हंसते हुए इस ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली के कुछ ऐसे सत्य मैं उद्घाटित करूंगी जिसके लिए मेरा माथा लहूलुहान किया जा सकता है। ब्लैक होल के रहस्य को पूरा बेध नहीं सके हॉकिंग, न मुझे कैस की हंसी का राज ठीक ठीक पता है। मगर हॉकिंग ने ब्लैक होल को छू लिया और मुझे कैस की हंसी ने। मैं कोई सोहनी नहीं हूँ जो पानी में डूब कर मर जाए। मैं कोई सोहनी नहीं हूँ जो पानी में डूब कर मर जाए। मरने के लिए मेरे पास बेहतर सलीके हैं। अपनी आँखों के पानी से राह बनाने की जुगत मुझे पता है, उस राह पर हंसते हुए चलना भी। जो लोग अपने दुखों का चयन करते हुए इतने सचेतन हों कि आजीवन प्रेम के चाकर बनकर रहने तैयार हो जाएं, प्रेम उन्हें सम्राट बनाता है। कोपरनिकस के भूत से मैं नहीं डरती। मुझे मालूम है कि यह सूर्य है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हालांकि मैं इसे समझा नहीं सकती कैसे। हालांकि मैं इसे समझा नहीं सकती कैसे। एक दिन अपनी छाती में ढेर सारा कड़वा धुआं भर कर मृत्युंजय कह रहे थे, मुर्दा चीज़ें समझ में आती हैं, जो समझ में आ जाए वह जीवन नहीं होता। अगली कविता है उत्थान। ज्यों कोई ग्वाल ब्रज के लोगों को विपदा से बचाने पहाड़ उठाता है, मालिन हौले हौले उठाती है झरे हुए फूल। 15 बरस की छोकरी उठाती है पलकों पर अबोध स्वप्न। कोई मासूम बच्चा सिर पर आसमान उठाता है, पिता हथेली पर उठाते हैं नाज। कुमार गंधर्व हाथ को उठाकर सुर उठाते हैं। वायु उठाती है अग्नि की लौ। गूंगे समय के सामने बागी आवाज़ उठाता है। महाबागी पर्वतों की चोटी तक उठा लेता मौन। प्रेमी अपनी स्त्री के गर्भ पर हाथ रख सौगंध उठाता है, उठो तुम भी उठो, उठो तुम भी उठो। शहर की सबसे ऊंची मस्जिद की अजान पर उठो। प्रिय के नाम को कंठ पर उठाओ, नमाज हो जाओ। मध्य रात्रि उठो सिद्धार्थ की तरह, तथागत की तरह गोपा को उठाओ। चैत की अमावस से जूझने उठाती हूँ मैं तुम्हारा प्रेम मशाल की तरह। तुम मुझे जीवन के सबसे बड़े जोखिम की तरह उठाओ। एक छोटी सी कविता है, कविता के ठिकाने। पेड़ों के लिए लिखी कविता कागज़ तक पहुँचती है, पेड़ों तक नहीं। शोषितों के लिए लिखी कविता गोष्ठियों तक पहुँचती है, शोषितों तक नहीं। ईश्वर के लिए लिखी कविता फसाद तक पहुँचती है, ईश्वर तक नहीं। प्रेयस के लिए लिखी कविता ईश्वर तक पहुँचती है, प्रेयस तक नहीं। एक कविता है खौफ उजले का। अब माने या न माने, उजाले का भी एक अलग ही तरह का खौफ होता है। एकदम से कहाँ नज़र टिक पाती सूरज पर, मन की मोटी परतें तक कब कपा देते सांवली आत्मा को ढांपे हुए उजले कफन। मुझे तो दिए से डर लगता है, मुझे तो दिए से डर लगता है, मशाल से डर लगता है, चूल्हे की, चिता की, चित्त की आग से डर लगता है, चकाचक चकोर की चाह से डर लगता है, चमचम चांद काटता चिकोटी पूछता सवाल। अरे वो इंसोम्निया के बेबस शिकार, तुमको आखिर किस किस बात से डर लगता है? क्या कहूँ, झक सफ़ेद नमक चखे बैठे प्रेम का,
जबकि और हजार किस्म के स्वाद ललचाते, सोंधे सोंधे स्वप्न लुभाते, थरथराते, चुल्लू भर वचनों में डूब के मर जाते कि मुझे तो नमक की वफा भरी उजास से डर लगता है। आत्महत्या की हद तक ललचाता धुआंधार का उजेला, आत्महत्या की हद तक ललचाता धुआंधार का उजेला, उस चांदी के असभ्य प्रपात से डर लगता है। उजाले से डर के मेरे किस्से न पूछो, ज्ञानरंजन की दाढ़ी के उजले बाल से डर लगता है। और आखिर में सबसे पहले तो किस्से में हीर आती है, यही है शीर्षक। सबसे पहले तो किस्से में हीर आती है और फिर हीर के हिस्से में पीर आती है। सबसे पहले तो किस्से में हीर आती है और फिर हीर के हिस्से में पीर आती है। अगले सफ़े है बादल बारिश, जंगल जुगनू, नदियाँ कश्ती, कैस रोमियो, ढोला रांझा, पीर बावर्ची, खर और भिश्ती। आधे आधे दिल पे धंसते तीर आते हैं, बाद बहुत चच्चा गालिब और मीर आते हैं। आप सबने मुझे बहुत धीरज से सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम सब समझ सकते हैं उनकी भावुकता को, लेकिन उन्होंने जो कविताएं प्रस्तुत की हैं वो एक नए धरातल पर हमको ले जाती हैं। उनका आभार। कविता में उन्होंने कहा कि कविता कहाँ कहाँ नहीं पहुँचती, लेकिन ये सच है कि उनकी कविताएं पाठकों तक पहुँच रही हैं और उनका एक बड़ा पाठक वर्ग है पूरे हिंदुस्तान में जो उनसे जुड़ा हुआ है, उनको पढ़ता है, उनको सराहता है। तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम अपने मंच में उपस्थित वरिष्ठ कवि आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी को सुनेंगे। पंकज जी लंबे समय से सृजनरत हैं। उनका जन्म 1971 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव तिश्ती उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इटावा कानपुर के गांवों कस्बों से होती हुई सैनिक स्कूल पहुंची। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की। वे कविता, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर लगातार लिख रहे हैं। कविता, आलोचना, संपादन आदि विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उनके कविता संग्रह मैं समझता हूँ कि चार कविता संग्रह आ चुके हैं। एक संपूर्णता के लिए 1998, एक ही चेहरा 2006, रक्तचाप और अन्य कविताएं 2015, आकाश में अर्धचंद्र 2022। आलोचना में भी उनकी कुछ किताबें हैं। आत्मकथा की संस्कृति 2003 में आई है, निराशा में सामर्थ्य 2013 में, रघुवीर सहाय 2014 में और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के लिए उन्होंने जो लिखा है जीने का उदात्त आशय 2015 में। इसके अलावा कुछ किताबों का उन्होंने संस्मरणों का, संकलनों का संपादन किया है। उन्हें कविता के लिए वर्ष 1994 में भारत भूषण अग्रवाल से सम्मानित किया गया और आलोचना के लिए 2003 में प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से भी वे सम्मानित हो चुके हैं। 2019 में उन्हें रजा फेलोशिप प्रदान की गई थी। वे लेखन और अध्यापन में लगातार सक्रिय हैं। वर्तमान में वे प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग विक्रमजीत सिंह विश्व सनातन धर्म कॉलेज कानपुर के। मैं उन्हें बहुत आदर सहित आमंत्रित करता हूं
कालजयी अनिल कुमार जी की इन चंद पंक्तियों के साथ, इस समाज की मौत के बाद जो जन्मे वह वो हो, इस समाज की मौत के बाद जो जन्मे वह वो हो जिसमें कोई कमी न हो, जिसमें कोई कमी न हो, जहाँ ऐसा न हो कि आदमी शरीर का, जहाँ ऐसा न हो कि आदमी का शरीर तो हो पर आदमी न हो, आदमी का शरीर तो हो पर आदमी न हो। मैं पंकज चतुर्वेदी जी को बहुत आदर सहित आमंत्रित करता हूँ रचना पाठ के लिए। आदरणीय पंकज जी। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे सुप्रसिद्ध कवि अष्टभुजा शुक्ल जी हमारे उस्ताद हैं, हम लोग तो उनके संगतकार हैं। और बाबू शाह कोहली जी और अविनाश मिश्र जी, इन दोनों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। और संतोष द्विवेदी जी ना, जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो मैं कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी दीपावली बीती है तो राम से शुरू करते हैं। राम के लौटने का एक ही दिन है, आज राम के अयोध्या लौटने का दिन है। अमावस्या की रात में कहीं ऐसा न हो कि वो आएं और चले जाएं, कोई जान भी न पाए, इसलिए लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। आज राम के अयोध्या लौटने का दिन है। अमावस्या की रात में कहीं ऐसा न हो कि वो आएं और चले जाएं, कोई जान भी न पाए, इसलिए लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। राम दरअसल राज्य करने वापस नहीं आए थे, राज्य तो भरत कर ही रहे थे। वो सिर्फ ये जताने आए थे कि मनुष्य चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे उसे क्षमा किया जा सकता है। और जब उन्होंने सरयू में जल समाधि ले ली तो उसके बाद उनके लौटने का एक ही दिन है, बाकी दिन रावण के हैं, जिसने उनकी अनुपस्थिति में अपना साम्राज्य बहुत विकसित कर लिया है। अब तो राम अयोध्या बहुत सकुचाते हुए आते हैं, क्योंकि अपने स्वागत में दीप जलाते रावण को भी पाते हैं। अब तो राम अयोध्या बहुत सकुचाते हुए आते हैं, क्योंकि अपने स्वागत में दीप जलाते रावण को भी पाते हैं। मानो वो कह रहा हो राम से लड़कर नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की आड़ में अत्याचार करना अधिक आसान है। मानो वो कह रहा हो राम से लड़कर नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की आड़ में अत्याचार करना अधिक आसान है। एक और कविता है, राम से संदर्भित है। ये वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, उस पर आधारित है। प्रसंग ये है कि वाल्मीकि ने जब रचना की रामायण की तो लवकुश को रामायण उन्होंने याद करवा दी, और लवकुश को लेकर वो रामचंद्र जी के दरबार में पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये बच्चे, इनको रामायण याद है, आपको सुनाना चाहते हैं। तो राजा थे राम, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुनाएं। तो वो बच्चों ने पाठ प्रस्तुत किया। राम को मालूम नहीं था कि मेरे बेटे हैं ये। राम ने उस पाठ को सुनकर कहा कि ये काव्य बहुत अच्छा है, इससे मेरा अभ्युदय होगा। ये शब्द जो है वाल्मीकि रामायण में आता है, अभ्युदय। तो कविता का शीर्षक है अभ्युदय। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को
वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए। बोले, जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है। बोले, जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है, इससे मेरा अभ्युदय होगा, इससे मेरा अभ्युदय होगा। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वह मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वह मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे और काव्य नायक को लगे, हाँ मैं श्रेष्ठ था पर श्रेष्ठतर मुझे होना था। तो ये एक कविता है और इसके बाद एक कविता है जिसका शीर्षक है फ्री कॉलिंग है। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। न सच आप कह सकते हैं न सुन सकते हैं, प्यार का इसरार पागलपन है। प्यार का इसरार पागलपन है, रोजगार की मांग अराजकता। जो सबसे कमज़ोर है भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो सबसे कमज़ोर है भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो दुश्मन है भव्य साइन बोर्ड पर मुस्कुरा रहा है। उसके बारे में कुछ भी कहना कुफ्र है। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। एक गैजेट होता है, गैजेट, जिसको हिंदी में कहते हैं राजपत्र। सरकार का आधिकारिक, उसका आधिकारिक घोषणा होती है उसमें सरकार की। तो मैंने एक कविता लिखी है, इसका शीर्षक है नया राजपत्र। न्यू इंडिया का नया राजपत्र। नया राजपत्र, नया गैजेट। अगर आप सरकार के तरफदार नहीं हैं तो इसके 3 ही मतलब हैं। एक, आप देशद्रोही हैं, उसमें भी बहुत संभव है कि आप पाकिस्तान परस्त हों, अल्पसंख्यक अधिक संदिग्ध हैं। दूसरा, आप नक्सली हैं या बहुत संभव है कि आप उनके लिए काम करते हों, आदिवासी अधिक संदिग्ध हैं। तीसरा, आपके पास काला धन है और आप उसे ठिकाने नहीं लगा पाए, या बहुत संभव है कि आपने उसे जन धन खातों में जमा करवा दिया हो। गरीब अधिक संदिग्ध हैं। इसके बावजूद अगर आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है तो ये सरकार की सहिष्णुता है, आपकी नहीं। एक कविता का शीर्षक है चांद कहता था। अब मुझे समय का कुछ आइडिया नहीं है, आप मना कर दीजिएगा जैसे ही आपको लगे। मैं 2, 4, 5 कविताएं। एक कविता का शीर्षक है चांद कहता था। चांद कहता था आज शाम अपने सारे संताप भुला दो, मेरी शीतलता में मेरी छाँव में सो रहो। मगर मैंने कहा, चांद कहता था आज शाम अपने सारे संताप भुला दो,
मेरी शीतलता में, मेरी छाँव में सो रहो। मगर मैंने कहा आऊँगा फिर कभी, अभी उद्विग्न है हृदय। मगर मैंने कहा आऊँगा फिर कभी, अभी उद्विग्न है हृदय। आतताई की विजय दुंदुभी सुन पड़ती है, और मेरा देश उसके छल से अभिभूत, हिंसकता पर मुग्ध, किंतु अपने भवितव्य से अनजान है। एक कविता है, क्या आप यकीन करेंगे। बेरेटा एम 1934 9 mm की पिस्तौल थी। बेरेटा एम 1934 9 mm की पिस्तौल थी, जो सबसे पहले इटली में मुसोलिनी की सेना ने इस्तेमाल की थी। 1941 में इटली जब ब्रिटेन से पराजित हुआ तो एक सैन्य अधिकारी तमगे के तौर पर इसे ग्वालियर ले आए, जहां 7 साल बाद हिंदू महासभा के सहयोगियों की मार्फत नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने इसे एक हथियार विक्रेता से खरीदा और फिर गांधी की हत्या की। ये वास्तविक इतिहास है। मुसोलिनी की सेना ने इस्तेमाल की थी और इसके बाद इसको, उसी पिस्तौल को ग्वालियर में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने एक हथियार विक्रेता से खरीदा और फिर गांधी की हत्या की। बाद में हत्यारों ने इसका 7.65 mm का देशी संस्करण तैयार कर लिया। क्या आप यकीन करेंगे, ये वही पिस्तौल है जिससे आज़ादी के 70 साल बाद लेखकों की हत्या की गई। हवन के लिए एक कविता है, थोड़ा अलग तरह की है। हवन के लिए अमेज़ॉन की वेबसाइट पर गाय के गोबर से बने 9 कंडों का सेट खूबसूरत पैकेजिंग में महज 199 रुपयों में उपलब्ध है। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, हमारे समय का शायद सर्वश्रेष्ठ रूपक है। इसमें सब कुछ है, गाय, गोबर, धर्म, कॉरपोरेट, भूमंडलीकरण और सत्ता का अदृश्य हाथ, जिसके बगैर ये दुर्लभ संयोग संभव न था। राजा ने कहा, एक छोटी सी कविता है। राजा ने कहा मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। लोगों की जिंदगी को तबाह करना एक बड़ा काम है, अवकाश पर जाने से कैसे होगा। और एक कविता है, काजू की रोटी। ये अंतिम कविता मैं सुना रहा हूं आपको। काजू की रोटी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की ज़रूरत क्यों है, समझने के लिए इससे बेहतर रूपक क्या होगा। शुक्रिया। पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, गहरी और मार्मिक रचनाओं की प्रस्तुति उन्होंने की। ठीक ही कहा कि कविता मनुष्यता का मापदंड ऊंचा उठाती है, सचमुच, और मनुष्यता से, संवेदना से जुड़ना सिखाती है। उनको हृदय से आभार।
अब हम जिनकी आप सबको प्रतीक्षा है, अपने अग्रज कवि आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी को सुनेंगे। वे समकालीन कविता के वरिष्ठतम कवि हैं और लंबे समय से सृजनरत हैं। बिल्कुल। पंकज जी का धन्यवाद मेरी तरफदारी करने के लिए। और उन्होंने हाँ अच्छा नहीं, उससे भी हमारे जो वरिष्ठतम हैं, जो परम वरिष्ठतम, वो कह गए हैं कि बहुधा पुनरागमन। तो खैर, मैं बताना चाहूँगा कि उनके कई कविता संग्रह आ चुके हैं जो बहुत बहुपठित और बहुप्रशंसित हैं। मुख्य रूप से चैत के बादल, दुस्वप्न आते हैं, इसी हवा में अपनी भी दो चार सांसें हैं, पद कुपद, इसी दो चार सांस हैं। और कविता के अलावा उन्होंने ललित निबंध भी रचे हैं, जिसमें ललित निबंध संग्रह में मुख्य रूप से मिठौआ, पानी पर पटकथा, ये दो मुख्य ललित निबंध संग्रह हैं। अतिक्रमण पत्रिका के 6 अंकों का उन्होंने जो संपादन किया है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा उनकी कविताओं के अंग्रेजी भाषा में और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। साहित्य अकादमी की ओर से वे सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में मॉरिशस की यात्रा कर चुके हैं। उन्हें केदारनाथ अग्रवाल सम्मान, परिवेश सम्मान, माटी रतन सम्मान, महाराज चक्रधर सृजन सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान आदि महत्वपूर्ण सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मैं उन्हें उनकी कविता की 4 लाइनों के साथ बहुत आदर सहित आमंत्रित करता हूँ। दुनिया के बचे रहने के लिए ज़रूरी है, ओह सॉरी, ये देखिए, सॉरी, नदी अपने पूरे पानी से लिख रही थी समुद्र। नदी अपने पूरे पानी से लिख रही थी समुद्र, समुद्र अपने पूरे पानी से लिख रहा था नदी। पर ऐसा क्यों था कि दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था। पर ऐसा क्यों था कि दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी को। मित्रों, अनुराधा सिंह जी की, बाबूशाह जी की और हमारे समय की भाषा और उसका जो एक नया स्वर है, ऐसे ही अनुपम सिंह की, रूपम मिश्र की, प्रज्ञा सिंह की, बहुत सारे कवि हमारे समय के मुझे याद आ रहे हैं। बहुत ही जिनके पास अधुनातम भाषा, अधुनातम संवेदना और उसे व्यक्त करने का जो हुनर होता है वो हम देख रहे हैं। विवेक जी बैठे हुए हैं, हमारे समय के बहुत ही सुचिंतित और संवेदनशील कवि अविनाश हैं। समय की आत्यंतिक वक्रता के कवि पंकज जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं
ऐसे ही कुछ लिखता रहा हूँ, जैसा कि पंकज जी जानते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं पढ़ता हूँ जो मुझे याद आ जाती हैं फिलहाल। यहाँ अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की स्मृति में जिस फाउंडेशन का निर्माण हुआ है, इसका नाम दिया गया है शब्द। मुझे लगता है कि यह सबसे साहसिक किसी संस्था का नाम है आज तक की, क्योंकि बहुत विचार प्रधान, संवेदना प्रधान, कल्पना प्रधान नाम रखे जाते हैं संस्थाओं के, लेकिन सीधे सीधे शब्द और शब्द की ही अवहेलना हमारे समय में सबसे ज्यादा हो रही है। और शब्द से बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक ही शब्द सम्यक ज्ञात, जिसका अर्थ लोग भली भांति जानते हो, जिसके संदर्भों को लोग भली भांति जानते हो, सुप्रयुक्त और सही जगह प्रयुक्त किया गया शब्द, वो कविता की शक्ति होती है। तो खैर, ये सब तो कुछ ऐसे ही बातें हैं। दूसरी बात, जो कार्ड छपा हुआ है उसमें मेरा परिचय लखनऊ लिखा हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। अमूमन क्या होता है कि महानगरों, राजधानियों, शहरों को ही लोग जानते हैं। मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का एक बहुत नामालूम सा जिला है बस्ती, वहीं मेरा जन्म हुआ है और वहीं मैं अभी तक रह रहा हूँ। लेकिन बस्ती सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कवि की जमीन है, बस्ती आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जमीन है, बस्ती लक्ष्मी नारायण लाल की जमीन है। खैर, तो जो कुछ मुझसे बनता है, मुझे लगता है कि जैसा प्रसंग है, मैं मां पर एक कविता सुनाता हूं। पिता के आगे मां का कोई रवा न था। पिता के आगे मां का कोई रवा न था, उनके सामने वह दांत नहीं उभारती, उसका हाड़ कांपता। पिता के सामने मां का कोई रवा न था, उनके सामने वह दांत नहीं उभारती, उसका हाड़ कांपता। धोती के दो किनारे थे, धोती के दो किनारे थे, जिनके बीच रहती थी मां, बहती थी मां, सहती थी मां। धोती के दो किनारे थे, जिनके बीच रहती थी मां, बहती थी मां, सहती थी मां। मां की धोती पिता से तिगुनी चलती, मां की धोती पिता से तिगुनी चलती। जितनी बार फटती उतनी बार सिली जाती। कपड़ा लत्ता होता जाता था और लत्ता कपड़ा बनता जाता। मां की धोती पिता से तिगुनी चलती, जितनी बार फटती उतनी बार सिली जाती। कपड़ा लत्ता होता जाता था और लत्ता कपड़ा बनता जाता। फटे हुए कपड़ों से अपना काम चलाती थी मां। मरे हुए कपड़ों से अपना काम चलाती थी मां। अपने ही हाथों सुई कोंच कोंच कर धोती को जिलाती थी मां। मरे हुए कपड़ों से अपना काम चलाती थी मां। अपने ही हाथों सुई कोंच कोंच कर धोती को जिलाती थी मां।
घुने बांस सड़े करायन, घुने बांस सड़े करायन, टूटी हुई थूनी टपकती हुई झोपड़ी बन गई थी माँ। सड़े बांस गले करायन, टूटती हुई थूनी टपकती झोपड़ी हो गई थी माँ। बात बात में बुल्ला चुआती, बात बात में बुल्ला चुआती। माँ का कोई नाम तक नहीं जानता था। माँ कोई सन्नाम महिला न थी, उसका कोई नाम तक नहीं जानता था। मतदाता सूची देखकर लोग उसका नाम जानते। माँ अब नहीं है, माँ अब नहीं है, फिर भी सांस सांस में समाई हुई है हवा सी। दूसरी कविता, चिट्ठी आई। पिता के नाम चिट्ठी आई, बहन के नाम चिट्ठी आई, घर में अकेली माई जिसके नाम कोई चिट्ठी नहीं आई। पिता के नाम चिट्ठी आई, बहन के नाम चिट्ठी आई, भाई के नाम चिट्ठी आई, घर में अकेली माई जिसके नाम कोई चिट्ठी नहीं आई। घर पहुंचकर सबने पढ़ी अपने अपने नाम की चिट्ठियां। घर पहुंचकर सबने पढ़ी अपने अपने नाम की चिट्ठियां। माई से सबने झूठ बोला। घर पहुंचकर सबने पढ़ी अपने अपने नाम की चिट्ठियां। माई से सबने झूठ बोला, लेकिन जहां खुद को सच्चा साबित करने की बात आई, सबने माई की ही सौगंध खाई। कविता है उसी बोरे में। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा। इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा, बाद में भरी गई आग और अब राख भरी है। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, बाद में वह लज्जित होने लगी अपनी ही हंसी पर और अब वह लज्जित हो जाती है दूसरों की हंसी से। यही लोग पहले सहोदर जैसे थे। यही लोग पहले सहोदर जैसे थे, बाद में हो गए पट्टीदार जैसे और अब कि जैसे जासूस हैं। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह, बाद में भरे जाने लगे बरसाती में डबल रोटी की तरह, और अब भरे जाते हैं थम्स अप में गैस की तरह। उसी बोरे में अभी अभी एक लाश भरी गई है। मित्रों, अब मैं दो एक पद सुना देता हूं। और नहीं अब सहने वाली हमसे जन्मा पुरुष वर्ग हमको ही देता गाली। और नहीं अब सहने वाली
हमसे जन्मा पुरुष वर्ग हमको ही देता गाली, हर नातों की मूल हम ही हैं, हर नातों की मूल हम ही हैं, हम ही कोठे वाली, हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल हम थाली, हर नातों की मूल हम ही हैं, हम ही कोठे वाली, हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल हम थाली, अंतःपुर से झुग्गी तक, अंतःपुर से झुग्गी तक बन करके नदी बही हम, अंतःपुर से झुग्गी तक बन करके नदी बही हम, जोरन जहां खोंच भर पाई, जम कर बनी दही हम, सूर्य न देखी घाम न जानी, गाली लात सही हम, हमसे जो कुछ कहा पुरुष ने, अब तक वही कही हम माया, हम माया तो वे मायावी, हम माया तो वे मायावी, कौन दूध का धोया, उनका अपना बचा हुआ सब, हमने सब कुछ खोया, मंच उन्हें नेपथ्य हमें, यह नाटक नहीं चलेगा, मंच उन्हें नेपथ्य हमें, यह नाटक नहीं चलेगा, इस अभिनय के मूक दर्शकों सबका दुर्ग जलेगा, पहले हटें विदूषक इसमें से फिर बात करेंगे, पहले हटें विदूषक इसमें से फिर बात करेंगे, अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे, अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे। दूसरा पद पढ़ता हूं। हूं अपनी हिरनी का हिरना, हूं अपनी हिरनी का हिरना, उसके लुरियाने में पाया बिना बाहु के घिरना, हूं अपनी हिरनी का हिरना, उसके लुरियाने में पाया बिना बाहु के घिरना, भ्रूभंगों के संकेतों में ऊपर नीचे गिरना, सांवर गोरी रोआ झारे जैसे दही कटोरिया, सांवर गोरी रोआ झारे जैसे दही कटोरिया, रोए तो ढुलके दो ओसें, हंसे तो हंसे अजोरिया, मागे तो तारे ले आऊं, मागे तो तारे ले आऊं, दे दे तो लूं धूल, मिले तो मिलूं रंग पानी सा, सारी कटुता भूल, रूठे तो हो जाए सोंठ, रूठे तो हो जाए सोंठ पर, रीझे तो हो लौकी, अठखेली में सोंधी सोंधी घी जीरे से छौंकी, इस दंपति पर आंख गड़ाए सारा जगत अहेरी, इस दंपति पर आंख गड़ाए सारा जगत अहेरी, जाल बिछाए चाप चढ़ाए करता घेरा घेरी, कोई वाल्मीकि तो होगा, कोई वाल्मीकि तो होगा, जो जग को धिक्कारे, उन निर्मम पाषाण हृदय को शब्द बाण से मारे, मुझ में हिरनी मैं हिरनी में, मैं हिरनी में मुझ में हिरनी, फिर क्यों इतनी दूरी, अष्टभुजा की सांस सांस में महक रही कस्तूरी, अष्टभुजा की सांस सांस में महक। एक आखिरी पद और सुना के इस सत्र का समापन होता है। जो
पंकज जी कुछ करें, मुझे याद नहीं आ रहा, वो उनको याद होगा वही सुना देंगे मुझे लगता है। मैं दूसरा पद सुना रहा हूं। अभी कहाँ मानुष बन पाया, अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया, कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया। हुई कहाँ चुंबन की इति या इति प्रवेश पर काया। अहम का कुत्ता हर ऊंचे पर पिछली टांग उठाया। अहम का कुत्ता हर ऊंचे पर पिछली टांग उठाया। मिली कहाँ वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए। मिली कहाँ वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए। रुकी कहाँ वेदना प्रसव की कि कुतिया मुस्काए। कितनी टूट चुकी तलवारें, कितने फूल खिलेंगे आने वाले कल को, कितने दर्पण अभी बनेंगे। मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया। धन्यवाद, बहुत बहुत। अवाक कर देने वाला काव्य पाठ। अष्टभुजा जी को हृदय से आभार। ऐसा लग रहा था कि वो आठों भुजाएं उठा करके और इस समय और संदर्भ को चुनौती दे रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। नहीं, सचमुच वो कविता पढ़ी जानी चाहिए। अब अष्टभुजा जी तय कर लें कि वो खुद पढ़ेंगे कि संजीव जी पढ़ेंगे। नहीं मिली, कोई बात नहीं। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने हाँ नाटक। तो अब मैं स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजीव शुक्ला जी को। अष्टभुजा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए वे आएं और अष्टभुजा जी को भेंट करें। प्लीज। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं प्रिय अभिषेक जी को। वे आएं और संजीव जी को आयोजकों की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रिय अभिषेक, हाँ, पंकज चतुर्वेदी जी को। प्रिय अभिषेक जी से अनुरोध है कि वे पंकज स्मृति चिन्ह प्रदान करें। थोड़ा हाँ, ऐसे फोटोग्राफरों को थोड़ा मौका दीजिए। गुड। क्या बात है।
मैं हिमांशु जी हाँ ठीक। एक कविता कोलाज की प्रस्तुति है। मैं मान्यवर सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि सामने आसन ग्रहण करें। यहाँ पर एक नाट्य प्रस्तुति होगी विवेचना रंगमंडल द्वारा। मैं अच्छा एक सामूहिक फोटो हो जाए कि वे आएं और अगले कार्यक्रम का संचालन करें।